कहते हैं जीवन एक सवाल है, हर दिन नया जवाब लिखती है। जो इसे समझदारी से जिए दुनिया उसे याद रखती है। आप देख रहे हैं महिलाओं को समर्पित हमारा खास कार्यक्रम खुला आकाश। हमारे देश में संविधान के तहत महिलाओं को बहुत सारे मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। कानून में भी बहुत सारे महिलाओं को अधिकार दिए गए हैं, चाहे अधिकार शिक्षा का हो, समानता का हो या फिर दहेज के खिलाफ लड़ने की हो। बहुत सारे अधिकार महिलाओं को प्राप्त है जिससे वो खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। लेकिन आज के समय में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें इसके बारे में पता नहीं है और सही जानकारी ना होने के कारण वो सही समय पर सही कानून इस्तेमाल नहीं कर पाती हैं, इसलिए वो अक्सर परेशानियों में उलझी रहती हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए आज एक जानी मानी एडवोकेट हमारे स्टूडियो में मौजूद है, उनसे आपको मिलवाएंगे। लेकिन कानून और महिला अधिकार से संबंधित आइए देखते हैं ये सॉफ्ट स्टोरी। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें सभी को समता समानता के साथ ही अन्य बहुत से मौलिक और कानूनी अधिकार प्राप्त है, जो व्यक्तियों को स्वच्छंदता से जीवन जीने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। महिला हो या पुरुष, सभी के मानवाधिकार हैं जो उन्हें विभिन्न तरीकों से सुरक्षित रखते हैं। लेकिन इसके बावजूद महिलाएं एवं लड़कियां अभी भी लिंग के आधार पर भेदभाव के शिकार हैं, जैसे पुरुषों की तुलना में कम अवसर, कम वेतन, कम महत्व, शिक्षा से वंचित रखा जाना, अपर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं और पोषण, सामाजिक पाबंदियां, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण आदि। जबकि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में महिलाओं को समान अधिकार देने की संकल्पना संविधान की मूल भावना में निहित है। यही कारण है कि समाज में असमानताओं को समाप्त करने के लिए महिला अधिकारों और उनके संरक्षण देने वाले कानूनों की आवश्यकता पड़ी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 21 तक सभी व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के सामान्य पूर्वक जीवन जीने का अधिकार प्रदान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 39D राज्य को निर्देश देता है कि वह महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान करे और महिलाओं की गरिमा और सम्मान की रक्षा करे। इसके अलावा 73वां और 74वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है और अब लोकसभा और विधानसभा में भी महिलाओं के लिए 33% सीटें रिजर्व की जा रही हैं। भारत में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और उनके सशक्तिकरण हेतु अनेक कानून बनाए गए हैं। ये कानून सामाजिक, वैवाहिक, आर्थिक और कार्यस्थल संबंधी अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए हैं। भारत सरकार द्वारा 1961 में पारित दहेज निषेध अधिनियम का उद्देश्य विवाह के दौरान दहेज लेने या देने की प्रथा को समाप्त करना है। कार्यस्थलों पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 नियोक्ताओं को उत्पीड़न मुक्त कार्यस्थल बनाने का आदेश देता है। आईपीसी की धारा 375 और 376 में बलात्कार को एक गंभीर अपराध माना गया है और इसमें दोषी को आजीवन कारावास तक की सजा दी जा सकती है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955, मुस्लिम पर्सनल लॉ, विशेष विवाह अधिनियम 1954 आदि के माध्यम से महिलाओं को विवाह, संपत्ति, भरण पोषण और तलाक के मामले में अधिकार दिए गए हैं। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 महिलाओं को उनके घरों में होने वाले दुर्व्यवहार से बचाता है। भ्रूण हत्या रोकथाम अधिनियम 1994 भ्रूण की लिंग जांच और कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए बनाया गया है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत 18 वर्ष से कम आयु की लड़की और 21 वर्ष से कम आयु के लड़के का विवाह अवैध माना जाता है। वास्तव में कानून केवल किताबों में लिखे गए शब्द ही नहीं होते, वे समाज को दिशा देने वाले साधन होते हैं। भारत में महिला अधिकारों के लिए बने कानूनों ने कई स्तरों पर महिलाओं को सशक्त किया है। इन कानूनों से महिलाओं में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ी है। वे अब अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने लगी है।
कानूनों और नीतियों के माध्यम से अब महिलाएं शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में आगे आ रही हैं। आज महिला विरोधी मानसिकता को बदलने के लिए सामाजिक अभियानों की आवश्यकता है। साथ ही हम न केवल कानूनों को और मजबूत करें, बल्कि उन्हें जमीन पर उतारने में पूरी ईमानदारी दिखाएं। तो इस सॉफ्ट स्टोरी के माध्यम से आपने देखा कि हमारे संविधान में महिलाओं के लिए बहुत सारे कानून हैं, चाहे बात उनकी सुरक्षा की हो, उनके लिए लड़ने की हो, उनके अपने स्वतंत्रता की हो या आरक्षण की हो, हर चीज़ में उन्हें अधिकार दिया गया है। आज महिलाएं अपने कानून का सही इस्तेमाल करके वो खुद को सुरक्षित महसूस भी कर पा रही हैं। इस विषय पर ज़्यादा जानकारी लेते हैं आज के हमारे विशेषज्ञ एडवोकेट मीता मोहिनी जी से। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम खुला आकाश में। धन्यवाद। हमारे संविधान में बहुत सारी महिलाओं को अधिकार प्राप्त है, ये हमने अपनी सॉफ्ट स्टोरी के माध्यम से दिखाया। मैम, ऐसा है कि आज के समय में भी दहेज एक अभिशाप है, ये सब जानते हैं, उसके बावजूद इसका लेन देन हो रहा है। बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो दहेज उत्पीड़न की शिकार भी हो रही हैं। ऐसे में क्या कानून बनाए गए हैं जो महिलाएं हों या लड़कियां हों, कोई भी हों, उनको अगर दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है तो कौन सा कानून है जो उनके लिए उनकी सुरक्षा का कारण बनेगा? दहेज लेना एक पुरानी प्रथा थी, लेकिन अब ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इसको स्टॉप करने के लिए, रोकने के लिए कानून बनाए गए हैं, जिसे कहते हैं डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। और इसमें दहेज देना और लेना दोनों ही एक ऑफेंस है और दोनों स्थिति में ही पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड है। यानी कि बेटी के माता पिता जो दहेज देते हैं वो भी गैर कानूनी है और लेने वाले भी जो ले रहे हैं वो भी गैर कानूनी है। और कई बार माता पिता पूछते हैं कि जब ये कानून बन गया है तो क्या हम अपनी बेटी को शादी के समय कुछ भी नहीं दे सकते हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा कहना गलत है। शादी के समय में वो अपनी बेटी को जो जितना भी देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। गहने दे सकते हैं, पैसे दे सकते हैं, कपड़े दे सकते हैं और अनेक प्रकार के संपत्ति दे सकते हैं। लेकिन वो सारे जो लिस्ट ऑफ गिफ्ट्स हैं उन्हें लिखित बनाया जाता है, दोनों पक्षों का उस पर हस्ताक्षर किया जाता है। और ऐसा लिस्ट इसलिए बनाया जाता है कि ताकि भविष्य में अगर कभी कोई गलतफहमी हो, कुछ प्रॉब्लम्स हो, तो इस गिफ्ट को ये महिला का ही है और उसे पीसफुली महिला वापस अपने कस्टडी में ले सकती है। लेकिन इसका ऐसा होता नहीं है, क्योंकि लेने वाले के अगर मन में लालच है तो वो बिल्कुल आपने जैसा कि कहा कि इसकी एक लिस्ट बनाई जानी चाहिए। तो कई बार ऐसा होता है कि हम जो माता पिता हैं अपने बच्चों को देते हैं, अपनी बेटियों को देते हैं, लेकिन क्या होता है कि वो एक पंचायत होती है जहाँ पे 4 लोगों के सामने वो देते लेते हैं, लेकिन कोई लिस्ट नहीं बनाया जाता है। क्या वो भी कानूनी मदद कर सकता है? जब ये चीज़ दिया जा रहा है तो वो जो लोग हैं, कानून अगर मान लिया जाए कि बाद में जाके कोई प्रॉब्लम हो गई, घरेलू हिंसा का शिकार हो रही है लड़कियां, तो उस समय पे क्या करना चाहिए? देखिए, कानून तो साक्ष्य से चलती है जी, और अगर लिस्ट कानून प्रिस्क्राइब करती है कि लिस्ट होना चाहिए तो लिस्ट बनना ही चाहिए। और घर के सारे बुजुर्ग हैं, उन्हें भी इसमें कोऑपरेट करना चाहिए। प्रायः लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर हम लिस्ट बनवाने, स्पेशली लड़की पक्ष के लोग, कि अगर हम लिस्ट बनाने की डिमांड करेंगे तो शादी ही नहीं होगी, शादी ही टूट जाएगी। बिल्कुल। और लड़के वाले अगर तैयार नहीं होते हैं इस बात के लिए, फिर क्या करें? तो वैसे में नहीं, फिर भी उन्हें समझाना चाहिए, काउंसलिंग करनी चाहिए कि नहीं, ये तो कानूनन एक प्रिस्क्राइब्ड है और इसे हम क्यों नहीं फॉलो करें। हमें कानून को, तो कानून बनी है हमारे फॉलो करने के लिए, और उन्हें समझाना चाहिए। उनके भी तो घर में बेटियां होंगी, कल को वहाँ भी उस समय भी लेन देन की बात होगी, तो हमें एक गुड प्रैक्टिस शुरू करना चाहिए कि आपके घर में भी तो बेटियां हैं, तो उस समय भी आप लिस्ट बनवाइए। हम भी लिस्ट बनाते हैं ताकि लास्ट में ये फ्यूचर के प्रॉब्लम को प्रोटेक्ट करता है। प्रायः लोग समझते हैं शादी के समय कि शादी हो रही है, नहीं अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं, प्रॉब्लम तो किसी भी रिश्ते में हो सकती है और बिल्कुल हो सकती है। मैम, यहाँ पर एक और बात कि जब लड़की को दहेज दिया जाता है, लड़की जाती है अपने ससुराल में एक नई उम्मीदों के साथ जाती है कि वो अच्छे ढंग से घर बसाएगी वहाँ पर।
जो चीज़ें माता पिता की तरफ से उन्हें, जैसा कि आपने कहा, गिफ्ट के तौर पर दिया जाता है, वो वहाँ पर जब जाती हैं तो क्योंकि पहले से तो वो वहाँ रहती नहीं है, माता पिता तो जब देते हैं तो लड़की के जाने के पहले ही उनका, अब दहेज कहिए या गिफ्ट कहिए, जो भी कहिए, वो पहले पहुँच जाता है। जब लड़की वहाँ जाती है विवाह करने के बाद, उस समय अगर वो अपने ससुराल वाले को जो भी चीज़ें आती है तो वो उनसे कहती है कि अगर ये सारी चीज़ें मुझे दे दिया जाए, तो इसके लिए क्या उनको कहना चाहेंगे? क्या ये सही है, गलत है? लड़की के माता पिता जो भी सामान देते हैं शादी के समय में, वो अपनी बेटी के नाम पर ही देते हैं, चाहे वो अपने दामाद के हाथ में वो सामान दें, चाहे अपनी बेटी के होने वाले पति ससुर के पुरुषों के नाम के हाथ में वो सामान दें, पर उनका दायित्व है कि इस सामान के वो बस कस्टोडियन हैं, ट्रस्टी हैं, और उस सामान को वो संभाल करके जब घर में वो दूसरे की बेटी बहू बन करके आती है तो उसे हैंड ओवर कर देना चाहिए, या उसके बिहाफ पर उसको उस प्रॉपर्टी का केयर करना चाहिए, ताकि उसे जब ज़रूरत पड़े या कभी वो उसकी मांग करे, डिमांड करे, तो उसे रिटर्न कर देना है। अच्छा मैम, यहाँ पर एक और आपने बात की कि माता पिता संपत्ति देते हैं, गिफ्ट देते हैं, जो भी अपनी बेटियों को देते हैं, शुरुआत तो सबसे पहले वहीं से होती है। आजकल अगर एक लड़की के अधिकार की बात की जाए तो जब तक वो माँ बाप के यहाँ रहती है तो रहता है कि अगर बेटा है, बेटी है, तो बेटी को उतना ही मिलेगा जितना एक दहेज के तौर पर, गिफ्ट के तौर पर कह सकते हैं। संपत्ति में अधिकार नहीं मिलता है, ऐसे में क्या कानून है? देखिए, अब तो बेटियों को संपत्ति में अधिकार का भी कानून हक दे दिया गया है। उस अपने फादर के सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में या कोपार्सिनरी यानी कि पैतृक संपत्ति में भी बेटियों को अधिकार मिल गया है, और ये अधिकार उसके भाई के बराबर का अधिकार है। तो वैसी स्थिति में तो दहेज प्रथा बिल्कुल ही रुकनी चाहिए, क्योंकि हर घर में बेटियों को अधिकार मिला है। जो उनके माता पिता, ज़्यादातर तो होता है माता पिता के गुजरने के बाद वो संपत्ति मिलता है, वैसा बेटों को भी मिलता है माता पिता के गुजर जाने के बाद, तो बेटियों को भी मिलेगा। जब ये आश्वासन रहेगा कि बेटी को भी मिलेगा, तो बेटी खुद भी प्रोटेस्ट करेगी अपने माँ बाप के सामने कि मेरी शादी में आपको अभी देने की ज़रूरत नहीं है, अभी ये आपकी संपत्ति है, आप इसे इस्तेमाल कीजिए, और जो बचेगा तो उस समय ये संपत्ति मुझ में और मेरे भाई में बराबर की वो हो जाएगी। तो उस समय पेरेंट्स पर ये प्रेशर भी नहीं रहेगा जो बेटी के पेरेंट्स पे रहता है कि इसकी शादी का प्रेशर। और यही कारण है कि लोग नहीं चाहते हैं कि उनको बेटियां हों, क्योंकि बेटियों को वो बोझ समझते हैं। ये बोझ बेसिकली डाउरी का बोझ है। जिस दिन डाउरी का बोझ नहीं रहेगा तो बेटियां भी बोझ नहीं रहेंगी और कोई उन्हें मारेगा नहीं। ये हमारे समाज की मानसिकता है कि लड़कियां नहीं रहेगी तो दहेज का बोझ नहीं रहेगा, जबकि लड़कियों के बिना तो संसार ही अधूरा है। एक और बात, जैसा कि हमने अपनी सॉफ्ट स्टोरी के माध्यम से दिखाया, भ्रूण हत्या को रोकने की कोशिश की जाती है। आज भी वो अभियान चलाए जा रहे हैं, सरकार की तरफ से अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि भ्रूण हत्याएं जो होती है वो ना हो। लिंग जांच आज भी चल रहा है, निषेध है। ऐसे में कौन से कानून बनाया गया है कि अगर कोई लिंग जांच कराता है, लड़की होता है, तो गर्भपात करा दिया जाए? देखिए, एक कानून है प्री कंसेप्शन प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट। ये कानून कहता है कि भ्रूण का आप लिंग जांच नहीं कर सकते हैं, ये गैर कानूनी है। और जांचने के बाद वो अगर कन्या भ्रूण है, मादा भ्रूण है, तो आप उसका एबॉर्शन नहीं कर सकते हैं। इससे ये होता, ऐसा करने से ये होता है कि तो फिर बहुत सारे घरों में तो सिर्फ लड़के ही हो जाएंगे। बिल्कुल। फिर वो लड़कों की शादियां कहाँ होंगी? ये तो बहुत ही शॉर्ट साइटेड लोग हैं जो अपने घर में बेटियों को जन्म लेने से रोकेंगे और चाहेंगे कि सारे जो बेटे आए, फिर उनकी बहुएं कहाँ से आएंगी? ये तो होने वाली बात नहीं है। हमारा तो सेक्स रेशियो ही डिस्टर्ब्ड हो गया है। तो उस डिस्टर्ब्ड सेक्स रेशियो को करेक्ट करने के लिए PCPNDT एक्ट बना था, और ये अल्ट्रासाउंड और कई एक मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ को रेगुलेट करता है, और ताकि इस टेक्नोलॉजी का मिसयूज़ टेक्नीशियंस या डॉक्टर्स नहीं कर पाएँ, क्योंकि यूज़र तो हमेशा ह्यूमन बीइंग ही होते हैं और टेक्नोलॉजी को बनाने वाले भी ह्यूमन बीइंग हैं। उनका जब टेक्नोलॉजी बना था तो वो मैनकाइंड के बेनिफिट के लिए बना था कि किसी भ्रूण में अगर कोई कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट है तो उस भ्रूण को आइडेंटिफाई करके उसको एबॉर्ट किया जाए। ये एक बहुत ही अच्छे पर्पस के लिए टेक्नोलॉजी बना था, लेकिन ये हम हैं, इंसान हैं कि हम इसे मिसयूज़ करते हैं सिर्फ
सेक्स जानने के लिए और एबॉर्ट करने के लिए। मैम, एक शिक्षा ऐसी चीज़ है, कहते हैं शिक्षा की जड़ें ऐसी है जिसकी शाखाएं हर दिशाओं में जाती है, जो हमें सही गलत का फैसला करने में भी आसानी होती है। अगर शिक्षा की बात की जाए तो सबसे पहले माँ बाप के यहाँ, जब आज भी क्या होता है कि ऐसी सोच रखते हैं बहुत सारे लोग हैं कि अगर बेटा है, अगर उसकी इच्छा ना भी है कि कुछ पढ़े कुछ करे, तब भी उसे पढ़ने के लिए फोर्स किया जाता है, उसे कहते हैं कि तुम पढ़ो, ये बनो वो बनो। वहीं बेटियों की अगर इच्छा भी हो, हाल ही में एक बहुत ज़्यादा वीडियो भी वायरल हुआ था, हमारे दर्शकों को पता ही होगा कि एक लड़की पढ़ना चाह रही थी बहुत अच्छे मार्क्स से, सिर्फ 1 नंबर कम आ गया। उसके बाद उसके माँ बाप ने कह दिया 1 नंबर कम कैसे आ गया, अब आगे आपको पढ़ने की आज़ादी नहीं है। हालांकि उसके बाद सरकार ने उसका सपोर्ट भी किया, वो आगे पढ़ भी रही है। ऐसे में क्या कानून है कि अगर कोई लड़की पढ़ना चाह रही है, उसकी इच्छा हो कि मुझे बहुत आगे तक पढ़ना है, तो क्या कानून में उसको कोई ऐसा अधिकार है जिससे वो आगे तक शिक्षा प्राप्त कर सके? बिल्कुल। देखिए, एजुकेशन तो एकदम मस्ट है। वो एक ह्यूमन बीइंग को एनिमल से डिस्टिंग्विश करता है। एंड एजुकेशन ब्रेक्स बैरियर्स, यानी कि बाधाओं को वो तोड़ देता है, और ये हर बच्चे का अधिकार है। राइट टू एजुकेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा संवैधानिक अधिकार है, यानी कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, और इसकी बहुत व्यवस्था भी की गई है सरकारी स्कूल्स की और तरह तरह की। पर बच्चे घर से निकल कर के स्कूल जाएं, ये तो दायित्व पेरेंट्स का है कि वो बच्चे को स्कूल तक पहुंचा दें। तो वो पेरेंट्स पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, सेफ़ दिया गया है पब्लिक स्पेसेस को, उसके लिए पॉक्सो कानून बना है कि छोटे बच्चे और बच्चियां जिनको अपने राइट्स, अपने बॉडी के प्रोटेक्शन का उन्हें ज्ञान नहीं है, तो उनके लिए वो लॉज बने हुए हैं। और अगर महिलाओं को, अगर लड़कियों को लगता है कि उनके पेरेंट्स उन्हें एजुकेशन से रोक रहे हैं, तो वो काउंसलिंग के लिए वो जा सकती हैं। ऐसे हर ज़िला में, हिंदुस्तान के हर ज़िला में, भारत में ये एक प्रोविज़न है, वन स्टॉप काउंसलिंग सेंटर, वन स्टॉप सेंटर, उसे हम सखी सेंटर भी बोलते हैं। और ताकि महिलाएं सहज फील करें वो सेंटर्स में जाने के लिए। ये पुलिस नहीं है, ये कोर्ट नहीं है, क्योंकि इन 2 जगहों पर महिलाएं जाने से हिचकती हैं। हाँ, उन्हें डर होता है कि पुलिस के पास जाएंगे तो कुछ लोग जानेंगे और उसके बाद बातें बनेंगी। हाँ, तो ये जो आपने सेंटर के बारे में बताया, हाँ, ये थोड़ा सा विस्तार में बताया। तो ये 2 वर्दियों से महिलाएं डरती हैं, पुलिस की वर्दी और कोर्ट वकील की वर्दी से। वन स्टॉप सेंटर में यहाँ पे महिला डोमिनेटेड है, ये हर ज़िला में है। वहाँ पे महिला अपना जाके प्रॉब्लम्स बताएं, और ये अपना सॉल्यूशंस, जो वन स्टॉप सेंटर है वो काम करती है काउंसलिंग के थ्रू। वो दोनों पक्ष को बुलाती है, उनके प्रॉब्लम्स को समझती है, बात करती है और एक बीच का रास्ता निकालती है। इससे ये होता है कि कोई घर नहीं टूटता है, एक बेटी का अपने माँ बाप से रिश्ता नहीं खराब होगा। नहीं तो कई बार माता पिता कहते हैं तुमने वहाँ पर जाकर मेरे बारे में शिकायत की, तो उनके मन में भी डाउट हो जाता है कि ये देखो, ये पढ़ना चाहती, जब पढ़ लिख लेगी तो और हमें परेशान करेगी। तो उन्हें काउंसलिंग के माध्यम से समझाया जाता है कि एजुकेशन कितना ज़रूरी है, बेटियों को उनका अधिकार भी मिलना बिल्कुल ज़रूरी है, और इस तरह से इस इशू को रिजॉल्व किया जाता है। बिल्कुल, यही बात आजकल ससुराल में भी हो गया है। कई बार ऐसा होता है कि ससुराल वाले ढूंढते तो हैं कि एक पढ़ी लिखी बहू हमारे घर में आए, लेकिन वो अगर पढ़ाई के दौरान उसकी शादी कर दी जाती है और शादी के बाद जब वो अपने ससुराल में जाती है, वहाँ पर वो ये अपनी इच्छा जब अपने ससुराल पक्ष के सामने रखती है कि मुझे आगे और पढ़ना है, तब वहाँ पे उनकी कहीं ना कहीं रजामंदी नहीं होती है और वो कहते हैं कि नहीं, अब तो घर की देखभाल करो। ऐसे में क्या कानून है? देखिए, महिलाएं भी इंसान हैं, उन्हें सब इंसान के वो अधिकार हैं जो पुरुषों को हैं, सब मानव अधिकार हैं। अगर शादी के समय आपने चुन करके पढ़ी लिखी काम करने वाली महिला को पत्नी बनाया है, तो आपको वो आपसे समाज और वो महिला उम्मीद करती है कि शादी के बाद भी उसे वो सारी अपने करियर पर ध्यान देने का वो जो उसे इच्छा थी, वो पढ़ाई लिखाई की थी, आप उसमें बाधा नहीं बनेंगे, आप उसमें कोऑपरेट करेंगे। कई बार परिवार की जिम्मेदारी होती है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, परिवार में बूढ़े बुजुर्ग होते हैं जिन्हें ध्यान देना होता है,
और हमारा समाज अभी भी पुरुष प्रधान समाज है। वो उम्मीद करती है कि घर की जितनी जिम्मेदारियां हैं वो महिलाएं निभाएंगी। घर महिलाओं का डोमेन है, वो उसमें पुरुष का कोई काम वर्क प्लेस नहीं है। माने एक घर को अगर वर्क प्लेस के रूप में लें तो यहाँ पे वर्कर महिलाएं ही हैं। ये पुराने से चला आ रहा है, पर पुरानी महिलाएं तो घर के ही अंदर रहती थी ना, उनका तो एक ही वर्क प्लेस हुआ करता था, वो घर। लेकिन अब की मॉडर्न विमेन के लिए तो कई एक वर्क प्लेस है, बाहर भी है और घर भी संभाल रही हैं। तो इसमें ये घर के पुरुषों को और पुराने लोगों को, बुज़ुर्ग को, जो सीनियर्स होते हैं घर के, उनको समझदारी से काम लेना चाहिए और कि महिला की लाइफ में दिक्कत नहीं आए, वो भी कंट्रीब्यूट करें, हेल्पफुल रहें बच्चों को संभालने में, ताकि महिलाएं बाहर भी काम कर सकें। और जितना महिला पीसफुल रहेगी, वो उतना इमोशनल डिस्ट्रेस में नहीं रहेगी, मेंटल पीस में रहेगी, तो घर भी उतना शांत रहेगा। तो महिलाओं को अपने मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ पर भी ध्यान देना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ काम ही काम कर रहे हैं और हम डिस्टर्ब्ड हैं और उसके डिस्टर्बेंस के कारण हमें घर के अंदर लड़ाइयाँ हो रही हैं, हम पेशेंस खो रहे हैं। बिल्कुल, आपने यहाँ पे पेशेंस खो रहे हैं, घरेलू हिंसा ही एक तरह से है। मैम, एक और बात आपसे जानना चाहेंगे, कई बार क्या होता है कि महिलाएं जैसे इच्छा उनका होता है कि घर में अगर लड़ाई हो रही है तो हम थोड़े दिन के लिए ब्रेक लें, बिल्कुल मायके जाएं या बहन के यहाँ जाएं, किसी भी कहीं भी जहाँ वो अच्छा महसूस कर रही हैं। तो उनके जो बच्चे होते हैं जब छोटे छोटे होते हैं तो वो चाहती हैं कि बिल्कुल अपने बच्चों को साथ लेके जाए, छोड़ के तो वो जा नहीं सकती हैं। ऐसे में कई बार जो है परिवार वाले विरोध करते हैं कि नहीं तुमको जाना है तुम जाओ। तो इसके लिए क्या कोई ख़ास कानून है कि नहीं भाई इस तरह से, क्योंकि वो तो और टॉर्चर हो जाएगी ना अगर इस तरह से ससुराल वाले करेंगे तो क्या कानून है उसके लिए? देखिए, ब्रेक लेना तो सबके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे हम कहते हैं वेकेशन पे जाना, 1-2 दिन, 2-4 दिन, हफ्ते दिन के लिए हमें सबको ज़रूरत है इस ब्रेक लेने की। अगर कोई महिला जाना चाहती है अपने मायके या बहन के यहाँ तो उसे अधिकार है वो अपने बच्चों को भी लेके जाए। और बच्चे अगर छोटे हैं तो उन्हें भी अधिकार है, वो माँ के बिना रह नहीं सकते हैं, वो माँ से बहुत फिज़िकली क्लोज़ होते हैं, इमोशनली क्लोज़ होते हैं। तो उस समय अगर माँ और बच्चे में दूरी हो जाती है तो ये तो वेकेशन नहीं रहेगा, ये तो पनिशमेंट हो जाएगा, माँ के लिए भी और बच्चे के लिए भी। तो ऐसे में भी अगर ऐसी परिस्थिति आ रही है और परिवार के लोग समझ नहीं पा रहे हैं या महिला नहीं समझा पा रही है परिवार में, तो उसे फिर वन स्टॉप काउंसलिंग सेंटर जाना चाहिए, जहाँ पे वो अपनी शिकायत को बताए, दोनों पक्षों को बुलाया जाएगा, बात किया जाएगा और एक बीच का रास्ता निकाला जाएगा। वैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में इसके लिए स्पेशल प्रोविज़न भी है। एक वायलेंस जो क्रूएलिटी किसे कहते हैं, इसका बहुत ही विस्तृत डेफिनेशन है, इतना वाइड डेफिनेशन है कि जो किसी कानून में वो डेफिनेशंस नहीं, उतना वाइड नहीं है। और कई एक घर में होने वाली जो प्रॉब्लम्स है उसको इतनी माइन्यूटली डिस्कस की गई है ताकि हर परिस्थिति में जहाँ पे महिला के कष्ट हो रहा है, उसके राइट्स को वायलेट हो रहा है, तो वहाँ पे उसे प्रोटेक्शन का अधिकार है। मैम, क्योंकि सवाल तो बहुत सारे हैं लेकिन समय की कमी हो, ऐसा है कि आज की जो महिलाएं हैं उनको कानूनी अधिकार के बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं। हम चाहेंगे कि जाते जाते एक छोटा सा मैसेज हमारी महिलाओं को आप दें। मैं तो कहूँगी आप जागरूक रहिए, टीवी में अच्छे प्रोग्राम्स आते हैं उन्हें देखिए, न्यूज़पेपर देखिए, आपके आसपास क्या हो रहा है वो जानिए और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखिए और सोशलाइज कीजिए, सिर्फ घर में बंद करके मत रहिए। इससे आप समाज से जुड़ी रहेंगी और यही समाज आपको भी पहचानेगी। बिल्कुल मैम, आप यहाँ पर आई, हमारे जितनी भी महिलाएं हैं उनको कानून से संबंधी इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, बुलाने के लिए शुक्रिया। जैसा कि मीता मोहिनी जी ने कानूनी जानकारी हम महिलाओं को अपने अधिकार के बारे में बताया, हम उम्मीद करते हैं कि सही इस्तेमाल आप अपने जीवन में इसका करेंगी। इसी उम्मीद के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं। हमें और हमारी टीम को दे इजाज़त। अपना रखें ख्याल। नमस्कार।